हेलो स्टूडेंट, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग बीएससी एजी बीएचयू मैथ्स 2013 का पेपर हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल कह रहा है कि दो मूल बराबर होंगे, दो सम्मिश्र मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे, एक मूल वास्तविक और एक सम्मिश्र होगा। इसके लिए आप सभी लोग ध्यान दें कि इसमें विविक्त कर कैपिटल डी का एक सूत्र होता है। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम ये क्लियर करेंगे कि इसके मूल कैसे होंगे, कितने होंगे। द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में आपको पता है कि दो मूल होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके कॉफिशिएंट क्या है। कॉफिशिएंट की अगर बात करें तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 है। ठीक, जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखने पर आता है 4 माइनस 3 इंटू 4 12, तो माइनस का 8। आपको पता है कि d की जो वैल्यू है वो निगेटिव आई। हम सब लोग जानते हैं कि अगर d की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये लेस देन 1 होगी, 0 से कम होगी। ठीक, और जब d की वैल्यू 0 से कम होती है तो मूल काल्पनिक होते हैं और सम्मिश्र संख्या के रूप में होंगे। दूसरी चीज़, अब जब हम इसका फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के रूप में जब हम देखते हैं तो इसका जो फैक्टर होगा वो 3 इंटू 1 3 और 3 माइनस 1 2। तो फाइनली जो इसका फैक्टर आएगा, जिसे हम हल करते हैं तो फैक्टर क्या आता है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3। तो देखते हैं फैक्टर होता भी है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। जब ये क्लियर हुआ कि मूल काल्पनिक होंगे तो काल्पनिक कौन होते हैं, सम्मिश्र मूल होते हैं। सम्मिश्र मूल किसको कहेंगे, फिर ये दो सम्मिश्र मूल होंगे। आंसर नंबर 2 होगा। इस तरह से आप लोगों को अगला क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टर से रिलेटेड है, गुणनखंड का क्वेश्चन है, आंसर भी दिया गया है। हम सबको पता है कि इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है वो बोल रहा है कि 2 से अधिक और 3 से कम। अब आप ध्यान से देखिए, 2 और 3 के बीच में कौन है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं है। ठीक, और जो इसका फैक्टर है वो फैक्टर भी 2 और 3 होगा, यानी कि इसका फैक्टर होगा x माइनस 2 और x माइनस 3। यानी कि इससे जो वैल्यू आने वाली है वो 2 और 3 है। उसने पूछा कि इन चार में से आंसर कौन सा। पहला आंसर है कि लेस देन 0, फिर है ग्रेटर देन 0, 0 से अधिक, फिर उसके क्या है लेस देन इक्वल्स टू 0, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये 2 और 3 क्या है, 2 और 3 क्या, 0 के आगे की वैल्यू दे रहा है, 0 से अधिक मान दे रहा है। जब 0 से अधिक मान दे रहा है तो अब आप इसमें देखिए कि इस वैल्यू को हम लोग 2 क्या है, 0 से ज़्यादा है तो आंसर नंबर 2। 3 क्या है, 0 से ज़्यादा है तो आंसर नंबर 2 होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक रिलेशन फंक्शन। आप सभी लोग मालूम है कि तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपका निरंतर ध्यान रखते हुए आपको बीएससी बीएसयू एजी का प्रॉपर सेट सॉल्व करा रही है। आगामी समय में आपकी परीक्षा भी बिल्कुल निकट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते हैं। जैसे इसने कहा है कि एक मैपिंग है जिसका एक सेट है, सेट ए जो दिया गया है ABCD है, तो और साथ में इसका जो मैपिंग बना रहा है AC BC और CA और DA। ध्यान से देखिए, यहाँ पर C 2 टाइम्स है और A 2 टाइम्स है,
इसका मतलब है कि इससे स्पष्ट होता है कि ये मेनी वन फंक्शन का केस है, कि नहीं दो लोग एक के साथ जा रहे हैं, दो लोग एक के साथ जा रहे हैं। तो इस केस को हम लोग मेनी वन कहते हैं, बहु एक। क्योंकि आप देखिए ए बी सी डी, दूसरी तरफ क्या है सी और ए, ठीक। तो ए का क्या है सी से है, बी का क्या है सी से है, इसके बाद क्या है सी का क्या है ए से है, डी का क्या है ए से है, ठीक। तो यहाँ पर दो दो लोग एक एक से कनेक्ट हैं, तो इसे हम लोग मेनी वन बहु एक। और यहाँ पर एक शब्द और लग जाएगा आच्छादक, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कह रहा है कि प्राकृतिक संस्थाओं, कह रहा प्राकृतिक संस्थाओं, संस्थाओं का मतलब है संख्याओं से रिलेटेड, प्राकृतिक संस्थाओं के समुच्चय पर परिभाषित प्रतिचित्रण fx x² + 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, बहु एक है, बहु एक आच्छादक है, एक एक आच्छादक है, या एक एक है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं मैनी वन ऑन टू, 1 1 इंटू 1 1। तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि इसको क्या करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम लोग fx1 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा x1² + 2 हो जाएगा। फिर fx2 ले लें, जब fx2 ले लेंगे तो क्या होगा x2² + 2 हो जाएगा। अब क्या है, इन दोनों को बराबर करते हैं, fx1 = fx2, तो करना क्या है x1² + 2 और x2² + 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x1² = x2², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x1 = x2। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका x1 = x2 हो और fx1 = fx2 हो, तो ये कौन सा फलन है, इसको बहु एक कहेंगे कि बहु एक आच्छादक कहेंगे कि एक एक आच्छादक। तो यहाँ पर क्या है कि 1 1 का केस आ रहा है, क्योंकि जब दोनों बराबर हो जाएं फलन और फलन के अंदर की वैल्यू, तो इसे 1 1 फंक्शन के अंतर्गत लेते हैं। आंसर नंबर 4 रखेंगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अभी तक जितने सेट हम सभी लोगों ने सॉल्व किया है उसमें बार बार आया है, और एक क्वालिटी इसकी कि इसके 2 क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं। यहाँ पर क्या है सीरीज है, सीरीज में हम सभी लोगों को पता है कि n की वैल्यू 1 से लेकर 13 तक है। हमें जो इसमें इक्वेशन मिलने वाली है i² को इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर की वैल्यू ये ऑलरेडी बता रहा है कि वैल्यू √-1। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, जैसे ध्यान से देखते हैं, तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने पर i² i³ i4 5 6 अप टू i की पावर 13, इस टाइप से आएगा। साथ में प्लस में अगर देखें तो एक बढ़ती हुई पावर आ रही है i² 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक बढ़ाकर रखेंगे तो 14 तक। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी से सरल करना है। सरल कैसे कर लेंगे, हम लोगों को अच्छे से पता है कि i² की वैल्यू क्या होती है -1, ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि i³ क्या होता है -i, ठीक। तो अब अगर इन लोगों की हम लोग वैल्यू रखते हैं तो एक तरफ से ज़रा वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे सामने i आया, i कुछ नहीं है, फिर उसके बाद i² आया -1 हो गया, फिर i³ आया, फिर क्या है -i है, फिर i की पावर 4 आया, i की पावर 4 को क्या कहेंगे प्लस का 1 कहेंगे, क्योंकि ये i² का स्क्वायर होगा +1। फिर i की पावर 5, i की पावर 5 को क्या कहेंगे i कहेंगे, क्योंकि i की पावर 4 और एक i। फिर इसके बाद i की पावर 6, i की पावर 6 में क्या है ये -1 देगा, क्यों, क्योंकि i² की होल क्यूब करेंगे। जब i² की होल क्यूब करेंगे तो होल क्यूब यानी -1 का क्यूब विषम पावर, तो माइनस में आएगा। फिर i की पावर
7, i की पावर 7 में क्या है कि i की पावर 6 -1 है, तो ये माइनस का i होगा। इसी तरह i की पावर 8, i की पावर 8 को क्या करेंगे i स्क्वायर -1 की पावर सम संख्या, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर i की पावर 9 देखते चलिए, तो i की पावर 9 के केस में क्या है कि i की पावर 8, i की पावर 8 क्या है प्लस का है, तो प्लस के साथ एक i यानी कि i होगा। फिर इसके बाद i की पावर 10, i की पावर 10 का मतलब है i स्क्वायर की होल पावर 5 यानी कि -1 की विषम पावर यानी -1। फिर i की पावर 11, i की पावर 11 में क्या है कि i की पावर 10 की वैल्यू -1 है, तो -1 के साथ एक i रखते हैं तो -i। देखते चलिए i की पावर 12 में क्या है कि i स्क्वायर की पावर 6 यानी कि समघात है, -1 की पावर समघात यानी पॉजिटिव +1। फिर i की पावर 13, i की पावर 13 का मतलब है कि i की पावर 12 अगर +1 है तो एक i अलग किया 13 हो गया, तो ये प्लस का i। अब हम लोग जरा देखते हैं इसमें से कौन किसको हटा रहा है। ध्यान से देखिए, ये प्लस का i है, ठीक है, ये माइनस का i है, ये प्लस का माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है। फिर से देखते हैं, ये प्लस का i है, ये माइनस का i है। फिर आगे आते हैं, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है। देखते जाइए ध्यान से, फिर से ये प्लस का i है और ये माइनस का i है, और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। तो फाइनली इस पूरे का टोटल कितना बचेगा i बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास दूसरे वाले में कहाँ से स्टार्ट हुआ है i स्क्वायर से, ध्यान से देखते चलिए, और कहाँ पे ख़त्म हुआ है i की पावर 14 में, ठीक। तो हमारे जो एक्सेस टर्म्स होंगे वो कौन कौन होंगे, i स्क्वायर और i की पावर 14, ये दो लोगों को अगर हम केयर करें तो उसके बिहाफ पर जो हमें आंसर मिलना है, हमें इसमें एक खंड का आंसर जो मिल रहा है वो हमको मिल रहा है i। देखिए ये है ये। अब आपको आंसर चाहिए i की पावर n+1 के लिए। जब i की पावर n+1 के लिए गए तो यहीं से वैल्यू देखते चलें। जैसे आपने कहा i स्क्वायर, ये -1 है, आपने कहा i क्यूब -i है, फिर आपने कहा i की पावर 4 +1 है, फिर आप कह रहे हैं कि i की पावर 5 i है। अब ऐसे करते हुए जब आप चल रहे हैं तो फिर i की पावर 6 -1 है। फिर से जब आप i की पावर 7 पे गए तो i की पावर 7 क्या हुआ, यहाँ से ध्यान से देखिए, i की पावर 6 -1, i की पावर 6 -i, यहाँ पर -i, ठीक। अब आते हैं i की पावर 8, i की पावर 8 क्या है, यहाँ से देखते हैं प्लस का 1 है। i की पावर 9 क्या है, प्लस का i है। i की पावर 10 क्या है, माइनस का 1 है। फिर इसके बाद i की पावर 11 क्या है, -i है। i की पावर 12 क्या है, +1 है। इसके बाद i की पावर 13 क्या है, +i, ठीक है। अब i की पावर 14 और बचता है, तो i की पावर 14 को है i स्क्वायर की होल पावर 7 यानी कि माइनस का i। यहां कौन किसको हटा रहा था, ये इसको, ये इसको, ये इनको हटा रहा है, ठीक है, और ये इनको हटा रहे हैं। फिर यहाँ पर ये लोग हटा रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ से कितना बचा -i, ठीक है। इसके पहले क्या बचा था, +i, ठीक। अब -i और +i, एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, सॉरी -i और -i दो बार दिख रहे हैं +i, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक पद इसका आपका कहीं पर छूट रहा है। तो इस केस में आपको जो इसका आंसर मिलेगा सिर्फ i मिलेगा, i की पावर 14 नहीं। फर्स्ट आंसर पर आप आएंगे क्योंकि जो पहले आ गया था i उसी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आएगा लगातार 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। आप सब लोगों को ये क्वेश्चन रटा हुआ है, इसको कॉन्जुगेट करते हैं, सरल हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है। जब इसको सॉल्व करने आते हैं तो इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 + i का 1 - i होता है, तो 1 - i ऑफ होल स्क्वायर अपॉन 1 - i स्क्वायर, ठीक है, ये 2 हो गया। अब क्या करना है, i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा
प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब क्या है, ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे 1 और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आई स्क्वायर आएगा तो यहाँ -1 आएगा, फिर -2i। ध्यान से देखिए, यहाँ 1 जो आया है वो आई स्क्वायर की वैल्यू रखने पर आया है, और यहाँ पर 2 हो चुका है, तो ऊपर होल स्क्वायर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -1 इसको कैंसिल कराएगा, 2 से 2 कैंसिल कराएगा, और -i² की जो वैल्यू है वो आपको देखनी है। -i² की वैल्यू -1 होगी, और आपको इसमें देखना आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 4 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि log बेस 10 2 की पावर x -1 log बेस 10 2 की पावर x + 3 समांतर श्रेणी में है तो x का मान। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सीरीज से रिलेटेड है, इसको अच्छे से करेंगे आप सभी लोग। हम सबको पता है कि जब कोई 3 पद समांतर श्रेणी में होते हैं तो उनको इस तरह से लिखते हैं 2b = a + c, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो a + c। अब क्या है, यहाँ पर बेस में दिया गया है, log के साथ है, तो log के केस में क्या करना है कि जैसे आपका ये a है, ये b है और ये c है, तो करना क्या है, जैसे यहाँ पे 2 log बेस 10 2 की पावर x -1 इक्वस टू, यहाँ पर है log बेस 10 2 की पावर x + 3 प्लस log बेस 10, ठीक है। तो हमारा क्या है, 2b = a + c, तो यहाँ पर ये c है, c लिखा हुआ है, तो a कहाँ है, a ये है, log बेस 10 2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इसका बेस हटा दें, पूरा बेस हट जाएगा। जब पूरा बेस हटेगा लेकिन हमें आंसर बेस में चाहिए, तो इसका ध्यान रखें। जब हमको आंसर बेस में चाहिए तो एक काम करते हैं, हम इस 2 को हटा लेते हैं यहाँ से। जब इस 2 को हटाएंगे होल स्क्वायर बन जाएगा, तो log बेस 10 2 की पावर x -1 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर log m + log n के द्वारा log m × n करेंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 10 2 × 2 की पावर x + 3। अब हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान हमें तब ज्ञात होगा जब हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए log हटा लें। जब हम लोग यहाँ से log हटाएंगे तो करना क्या है, जैसे हमने यहाँ से log हटाया तो log बेस 10 सहित सब हटा दिया। जब हमने हटाया तो यहाँ बचा क्या, 2 की पावर x -1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वस टू 2 × 2 की पावर x + 3, इतना हो गया। जब हम लोगों ने इतना किया तो इसको सरल कराएंगे। जब सरल करने की बारी आई तो जब सरल कर रहे होंगे तो सरल करते समय एक चीज़ देखें कि यहाँ होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर x का होल स्क्वायर + 1 और -2 × 2 की पावर x इक्वस टू, यहाँ पर जब आएंगे तो 2 की पावर 2 × 2 की पावर x + 3 × 2 6। बहुत केयरफुली करेंगे क्योंकि ये फैक्टर के कंडीशन में बनने वाला है। जब इसको फैक्टर की तरह हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर x, थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को हम y मान ले, तो ये हो जाएगा y² और यहाँ पर +1 -2y, और इसको भी इधर ले आए तो 2 × 2 4y। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक 2y ये, एक इधर आया तो 4y, और ये प्लस का 6 से जब इसको इधर ले आए तो 6 माइनस के 6 में प्लस का 1 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5 इक्वस टू 0। बहुत ध्यान से देखिए, ये हम 1 हटा रहे थे तो y² -4y और यहाँ पर -5 इक्वस टू 0। इस टाइप की एक इक्वेशन बनेगी। फिर से देखिए, हमने थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को क्या किया, y कन्वर्ट किया, +1 -2y और यहाँ पर भी 2y और प्लस का 6, इसको हम दूसरी ओर शिफ्ट करके ला रहे थे तो शिफ्ट करते समय ये प्लस का 6 इधर आया, माइनस का हुआ, माइनस के 6 में एक निकल गया तो -5 आया। फिर इसके बाद ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे तो -4 और 2 की पावर x y है। ये हमारा फैक्टर है। अब हम करेंगे क्या, फैक्टर क्या होता है, 5 × 1,
तो 5 होता है, तो 5 माइनस 1 तो 4 होता है। इसको हल करते हैं तो फैक्टर क्या बना, वाई स्क्वायर और यहाँ से 5y और माइनस माइनस प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखते चलिए, बिल्कुल सिंपल है, y माइनस 5 प्लस 1 y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर बनता है y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये बताना है कि y क्या है, y 2 की पावर x है। ध्यान से देखिए y क्या है, y 2 की पावर x है। तो जब 2 की पावर x को इक्वल्स टू 5 करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक, तो जब 2 की पावर x इक्वल्स टू 5 होगा तो अब 2 की पावर x इक्वल्स टू 5 को आप कैसे लॉग में कन्वर्ट करोगे ये आपको देखना है, ठीक। तो इसको लॉग में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपने दोनों साइड में जब लॉग लिया, तो जब लॉग लेंगे तो x log 2 इक्वल्स टू log 5, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा log 5 अपॉन log 2। आपको पता है जो नीचे log में दिया होता है वो ऊपर अंदर जाके बेस बन जाता है। जब वो बेस बन जाएगा तो आप इसको x की वैल्यू लिखेंगे log बेस टू 5। आप चेक करिए फटाफट, log बेस टू 5 कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है, इसका पहला आंसर है log बेस टू 5। तो ये आपका आंसर करेक्ट हुआ, फर्स्ट आंसर log बेस टू 5। थोड़ा सा केयर करेंगे तभी सही आंसर मिलेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व कम होगा और रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरीज से रिलेटेड, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 1/5 गुना हो तो n का मान। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। कितने लोगों को पता है, सभी को। तो जैसे आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है सिग्मा n इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2। ध्यान से देखिएगा, फिर उसने कहा कि उनके वर्गों का योगफल, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल सिग्मा n स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सिग्मा n स्क्वायर जो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। रटा होना चाहिए, नहीं रटा होगा आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है आंसर, ठीक। अब उसने इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया। जैसे यहाँ ध्यान से देखते हैं, कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, तो इसने कहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का, यानी कि जो योग है उसी का 1/5 गुना हो तो n का मान। अब क्या करेंगे, इसी में 1/5 और कर लीजिए और ये दोनों आमने सामने रख लीजिए। तो जब ये दोनों आमने सामने हम लोग रख रहे थे तो हुआ क्या कि जब आमने सामने आएंगे तो कुछ चीज़ आपको दिख रही है कैंसिल होती हुई। कौन कौन जा रहा है, ये 2 लोग चले जा रहे हैं, और कौन जा रहा है, 2 से ये 6 जा रहा है, 3, ठीक है। तो आपके पास बच क्या रहा, आपके पास बच रहा है सिर्फ 2n प्लस 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1। सरल कर लीजिए। जब इसको हम लोग सरल करेंगे तो 2n प्लस 1 इक्वल्स टू 15, ठीक। 15 से ये कम कर लीजिए, 14 हो जाएगा। फिर क्या है, n कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए ध्यान से आंसर कहाँ आ रहा है, 5 6 7, थर्ड आंसर। तो आंसर इज थर्ड, 7 आंसर आएगा। आप लोग ये सम याद रखे रहिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है रमेश के 6 मित्र हैं। ध्यान से देखिएगा, रमेश के 6 मित्र हैं। कह रहा उनमें से एक या अधिक मित्रों को वह कितने तरीकों से भोज पर आमंत्रित कर सकता है। एक या अधिक, ठीक है। तो एक या अधिक का मतलब हो गया कि इसमें फार्मूला लग जाता है 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर n माइनस 1। बैक, पीछे जाओ और पीछे जाओ, बस, ठीक। तो जब भी ऐसा कहे एक या अधिक मित्रों को भोज पर, तो फार्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर n माइनस 1। n क्या है, 6। नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने, 6। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 1
तो 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 63। आंसर कितना आ रहा है 63, आंसर नंबर हो गया 2। ये हो जाएगा 63, तो आंसर इज 2। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनवर्स से रिलेटेड है। ये बोल रहा है कि 1 3 3 10 ऑफ इनवर्स। ठीक, इनवर्स कब होता है, आप थोड़ी देर के लिए ये देखिए कि 1 3 3 10 ऐसे लिखा हुआ है, 1 3 3 10 ऑफ -1 यानी कि इनवर्स। अगर ये मैट्रिक्स इनवर्स है, ठीक है, तो इसको हम मैट्रिक्स ए के फॉर्म में क्या लाएंगे, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको याद होगा ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में ए इनवर्स ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है, वो आपके पास है। तो ये किस मैट्रिक्स से निकला, ठीक, ये हमें पता करना है। ये वो कौन सी मैट्रिक्स होगी जिससे ये आया होगा। तो अब आप इसमें से किसी भी एक आंसर को ले लेते हैं। इससे 2 आंसर हैं, 10 -3 -3 1, 10 3 3 1, इसी का अपोजिट है फिर -10 3 3 -1, फिर माइनस का। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, तो उसके बिहाफ पर अगर हमारी मैट्रिक्स मान लो 2 नंबर का हम आंसर लेके चलते कि ये 2 नंबर की मैट्रिक्स होती, थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते। कभी कभी कुछ क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, तो जब इसको हम लोग करते तो यहाँ पर देखने को मिलता ए इनवर्स। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम इसको ले रहे हैं, तो ए इनवर्स यहाँ पर रख रहे हैं 10 3 3 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब क्या है कि इसमें क्या है कि एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं। जब एक्सपेंशन मेथड लगाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो जाए और ये मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू आनी हो। तो जैसे हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी करना चाहते हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी कैसे करें, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स करने का तरीका है जैसे रो एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करें या कॉलम एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करें। जैसे आपने डिसाइड किया कि हम इसमें रो एलिमेंट्री मेथड अप्लाई करते हैं, और रो एलिमेंट्री मेथड में आए हम और हम इसको सॉल्व करने आए। तो जब हम इसको सॉल्व करने आ रहे थे तो हमने सबसे पहले एक काम किया कि इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करके यानी कि R1 - 3R2 कर लिया। समझ में आ रहा? तो जब R1 - 3R2 तो ए इनवर्स, ध्यान से देखते हैं, जब ए इनवर्स किया गया तो ए इनवर्स करने पर क्या आया 10 - 9 यानी कि 1 और 10 - 3 - 3 ये क्या हुआ 0। इसके बाद ये क्या हो गया 3 1। अब दूसरी साइड क्या हुआ, दूसरी साइड भी हमें ध्यान रखना है। तो 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा और साथ में 0 और 1। अभी एक वर्किंग बची हुई है, क्या करते हैं, ये 3 है, इसको हमें 0 करना है। अब इसको अगर हमें 0 करना है तो हम क्या करेंगे कि 3R2 - 3R1 कर लें। R2 - 3R1, जब अगली वर्किंग की R2 - 3R1 तो ए इनवर्स, ध्यान से देखिए, तो R2 - 3R1 तो ये 0 हो रहा है, 1 0 वो एज इट इज रहेगा, ये 0, ठीक है, और 1 में कोई भी चीज़ घटाएंगे तो ये देखिए 1। और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है इसको भी देखते हैं। जब इसको हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 0 से घटाया यानी कि R2 - 3R1 तो यहाँ पर क्या आ रहा था माइनस का 3। दूसरी तरफ इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9 और 10, तो यहाँ पर आएगा -3 और यहाँ पर आएगा 10। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर इज 2, और आप सभी लोग इसका आंसर 2 रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर है, आप सब लोगों को फैक्टर इसका याद होगा।
इसमें आपको जल्दी से आंसर लगाने का ऑप्शन मिलेगा। बहुत लोगों को क्यूब का फार्मूला नहीं पता होता है। जैसे आप देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के फैक्टर्स हैं, गुणनखंड हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए इसके क्या फैक्टर होते हैं। अब आपको देखते हैं लिख करके, जल्दी में इसकी गलती ना होने पाए। तो इसका जो फैक्टर होता है आपको साफ साफ दिख रहा है, तीसरा नंबर है। और फैक्टर में लिखता हूँ एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब का जो फैक्टर आएगा विद 3xyz वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ध्यान से रखिएगा, इसमें कंडीशन भी होती है। कभी कभी आपसे ये भी कह सकता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो, तब आपको ये आंसर कुछ और देगा। उस समय आपको बताएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3xy और जेड। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि क्या उसने 0 तो नहीं दिया है। अगर उसने 0 दिया है तो उस केस में आपको क्या करना है कि फिर आपको यह आंसर देना है। और इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद की वैल्यू निगेटिव होती है, कोई 2 नहीं होता है साथ में, इसको ध्यान देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, सरल रेखा का क्वेश्चन है। और आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत माइंड होता होगा। बोल रहा है कि एक पॉइंट है ए कॉस क्यूब ए साइन क्यूब थीटा से गुजरने वाली रेखा एक्स सेक थीटा वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए के लंबवत, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, लंबवत रेखा का समीकरण है। तो आपसे कह रहा है कि लंबवत रेखा का समीकरण की बात हुई। तो हमें पता है कि एक कोऑर्डिनेट मिला हुआ है, दूसरी तरफ एक सरल रेखा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सरल रेखा से पहले प्रवणता निकालें, फिर लंब रेखा की प्रवणता निकालकर लंब रेखा का समीकरण कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारी जो सरल रेखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम चेंज कर लेते हैं। हम सबको पता है सेक थीटा 1/cos थीटा होता है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। ऐसे केस में ये इक्वेशन जो है वो है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा कॉस थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं किया गया है, एक एलसीएम लिया गया है, सेक को 1/cos, कॉसेक को 1/sin, फिर एलसीएम। अब ऐसे केस में इस रेखा की जो स्लोप है, प्रवणता है, वो हम लोगों को पता कर लेनी चाहिए। इसकी जो प्रवणता है मान लीजिए m1, तो हम लोगों को पता है माइनस साइन एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो ये क्या हो गया माइनस का tan थीटा। इसकी जो प्रवणता m1 है वो माइनस का tan थीटा है, यानी कि माइनस का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, m1 इंटू m2 इक्वस टू -1 का केस, दूसरे की प्रवणता पता नहीं है तो जब इसमें लगाया गया, क्योंकि लंब रेखा के लिए m1 गुणा m2 इक्वस टू -1 का केस लेते हैं, तो m2 इक्वस टू क्या हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। तो इसकी जो लंब रेखा की प्रवणता यानी कैपिटल M इक्वस टू -1/m1। ठीक, इसको अपॉन ले जाते हैं, तो ये जब अपॉन में जाएगा तो माइनस कैंसिल होगा, 1/tan थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये m आ गया। अब बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी से इसको हम लोग सरल कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है लंब रेखा का समीकरण, किस पॉइंट के लिए, ये इसको हम x1 y1 मानते हैं थोड़ी देर के लिए, x1 y1। तो इससे जो लंब रेखा का समीकरण आएगा वो समीकरण होगा y माइनस y1 कैपिटल M x माइनस x1। वैल्यू पुट करते हैं, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है y माइनस y1, y1 कौन है, ये है, माइनस a साइन क्यूब थीटा m, m क्या है यहाँ से देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप चाहो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो। फिर x माइनस x1, x1 क्या है a कॉस क्यूब थीटा, x माइनस a कॉस क्यूब थीटा। अब क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन को साइन की तरफ भेजेंगे और उसको इसकी तरफ। तो जब इसको इधर लाते हैं तो y साइन थीटा माइनस a साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू इधर आता है x कॉस थीटा माइनस a कॉस की पावर 4 थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या है कि हम अपने इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करते समय एक बात है कि ये कॉस थीटा इधर आएगा तो a कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस a साइन की पावर 4 थीटा, ये एक साथ हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, एक चीज तो क्लियर हो गई
कि आपके आंसर में x cos थीटा माइनस y sin थीटा आने वाला है। अब उसके साथ इन सब में x cos थीटा माइनस y sin थीटा का केस देख लीजिए, वो है आपका चौथा ऑप्शन। बाकी हम सब लोगों को पता है जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमेशा a cos 2 थीटा आता है, क्योंकि cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो एक बार 1 हो जाएगा, एक बार cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा आ रहा है? चौथा आंसर आ रहा है। आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को जितने भी सेट कराए जा रहे हैं उनको अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको BHU BSc AG में सफलता मिलेगी आने वाले परीक्षा में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, ये भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। जैसे इसने कहा कि बिंदु 2,5 पर ये सर्कल का इक्वेशन है, पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई। ठीक है, तो स्पर्शी की लंबाई की बात है तो स्पर्शी की लंबाई अगर 2,5 पर देख रहा है x, y, तो स्पर्शी की लेंथ ऑफ जो आपका फार्मूला होता है वो क्या होगा? ये दीर्घवृत्त एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त के व्यापक समीकरण से जो उसके केंद्र के पॉइंट आएंगे वो होंगे, इसके जो केंद्र के निर्देशांक हैं, इससे g की जो वैल्यू आएगी वो g की वैल्यू होगी 1। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और f की वैल्यू क्या होगी? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगी कितनी? सॉरी, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक, और c कितना हो जाएगा? -1। अब वो कह रहा है स्पर्शी की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,5। तो अब आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट की अगर बात करते हैं तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे अब सर्कल के लिए कुछ और होता है, पैराबोला के लिए कुछ और होता है, हाइपरबोला के लिए कुछ और होता है। तो यहाँ फार्मूला जो होता है, फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस c से, अगर पैराबोला है तो c की जो वैल्यू होगी a/m के रूप में होगी। ठीक है, ये तो पैराबोला के लिए है। अगर आपको एलिप्स से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कहे तो y = mx और यहाँ पर √a² m² प्लस b²। इस केस से अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो इसकी वैल्यू रूट में आएगी और इसका थर्ड आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जैसे हमारे सामने लिमिट का ये क्वेश्चन आ रहा है और हमने ये देखा कि इसमें दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस साइन x अपॉन x cos x। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग इसको कुछ कर सकें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं एक्सपेंशन पता है हमें, और पहले तो हम लिमिट रख के देखें कि ये लिमिट की कंडीशन ले भी पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर इनफाइनाइट रखा तो ये केस क्या बन गया? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का। देख लीजिए चेक करके आ रहा है कि नहीं। अगर ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे? जैसे इसमें हमने इनफाइनाइट रखा, क्योंकि इनफाइनाइट की कंडीशन ही ऐसी होती है तो सबको इनफाइनाइट कर देता है। ऐसे केस में अगर हम साइन एक्स के एक्सपेंशन की बात करें, कॉस एक्स के एक्सपेंशन की बात करें, जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, क्योंकि एक्स लगा हुआ है प्लस में, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो एक्स से स्टार्ट होता है, x माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? cos x का। cos x का जरा एक्सपेंशन देखते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर प्लस x की पावर, ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से जब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो इन दोनों वैल्यू को रखने पर हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, हमको ये देखना है। तो जैसे हम इस वैल्यू को देखते हैं, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ रखा तो इसमें क्या है, x कॉमन हो रहा था, लेकिन जब हम इसमें रख रहे हैं वैल्यू तो इसमें नहीं कॉमन हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम थोड़ी देर के लिए log ले लेते हैं, ठीक है, तो log लेने पर क्या केस देते हैं, इसे हम y मानते हैं और ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट
और ये रूट है, रूट को 1/2 पावर मानते हैं, x प्लस साइन एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स, 1/2 लॉग लिया, लॉग y, तो लॉग y इक्वल्स टू क्या आया, 1/2 बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आया तो यहाँ लगा लॉग, ठीक है, लिमिट के साथ, पहले लिमिट और उसके बाद x टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 बार लिखेंगे, लॉग x प्लस साइन एक्स, फिर इसके बाद माइनस लॉग x प्लस x माइनस कॉस x, ठीक है, यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो यहाँ पर कॉस x होगा। अब ध्यान ये देना है कि इसमें हमको फार्मूला ओपन करना है। जब हम इसमें फार्मूला ओपन करेंगे तो फार्मूला ओपन करते समय एक चीज़ का ध्यान रहे कि लॉग का जो फार्मूला है वो 1 log 1 प्लस एक्स के लिए है और 1 माइनस एक्स के लिए है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या है कि हम इसके अंदर से अगर x को भी कॉमन करें, जैसे हम इसमें से x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ से क्या है, अगर हम x कॉमन करें तो ये log x, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा प्लस log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा। फिर क्या बचेगा इसमें, माइनस log x, फिर यहाँ क्या होगा, माइनस log 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स, इस टाइप से। अब क्या है, देख रहे हैं कि ये log हट रहा है, जब ये log हट रहा है तो उस केस में क्या है कि log 1 प्लस साइन एक्स और log 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स को जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पर हम लोगों की जो वैल्यू आएगी वो 3rd नंबर की वैल्यू है। आगे हम लोग देखते हैं, ये 3rd नंबर की 1 वैल्यू है, इसको ध्यान देंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पर बोल रहा है कि एक फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन ये है, फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन फाइंड द f0 इज 0। तो ये कह रहा है कि क्या ये फलन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, कब, x बराबर 0 पर। तो जब x बराबर 0 का केस आया, x बराबर 0 के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी देखी जा रही, ज़रा चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पर माइनस की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 0 के लिए ही जा रहे हैं, तो 0/0 का केस हो गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मॉड 0 की वैल्यू भी 0 होती। दोबारा क्या रखा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का केस लेंगे तो भी ये क्या होगा, 0/0 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 0। इसका मतलब ये LHL इक्वल्स टू RHL है और f की जो वैल्यू है अस्तित्व पर है, ऐसे फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। इससे पहले भी किसी एक सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। हमने कई बार आपको बताया कि ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत शॉर्ट में आप ध्यान रखिए, cos x अपॉन, ये कई बार आ चुका है, 1 प्लस साइन एक्स का केस है, तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का जो होगा केस वो होगा cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन cos x/2 प्लस साइन x/2। ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, cos x/2 कॉमन लिया तो फाइनली ये क्या बनता है, tan π/4 माइनस x/2। ये मैं इससे पहले कई बार करा चुका हूँ आपको, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि इसका जो रिजल्ट होता है वो ये केस बनता है। अब आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, साथ में इसमें क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स लगा हुआ है, tan इनवर्स tan को कैंसिल करेगा। अब आपके पास बचा कितना, π/4 माइनस x/2 आ रहा है, तो π/4 माइनस x/2 आ रहा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस x का 1 होता है, तो -1/2 आंसर क्या आया, -1/2। अब आप चेक करिए, पहला आंसर है -1/2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आपको 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
जब आप फंक्शंस पर आते हैं तो फंक्शन में जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे मान लो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, एफ डैश एक्स tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का क्या होता है 1, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये पता करना है। तो अब जब आपने देखा कि सेक का केस आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मान लीजिए आपने ऐसे किया 0 से कम है, तो जब 0 से कम तो सेक की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर देख लेते हैं 1 है, अब सेक की स्क्वायर हटा देते हैं तो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। आपको पता करना है सेक 1 कब होता है, ठीक है। तो सेक 1 की अगर हम बात करें तो सेक 1 यानी कि कॉस 1 कब होता है, 0 पर होता है, ठीक है। 0 क्या होता है, 0 के बराबर है, ना तो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, तो ना ये इंक्रीज करेगा और ना ये डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज डिक्रीज, नेवर डिक्रीज, सिंस सम टाइम इंक्रीज बट नॉट एवरीवेयर, कभी बढ़ता है परंतु सर्वत्र नहीं है। तो ऐसा मुझे चौथा आंसर समझ में आता है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन रुक जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसकी जब कैलकुलेशन की बारी आई, यहाँ पर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का केस दिया हुआ है, ठीक। जब इसको लाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, अगर हम इसे सेपरेट करें तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब अभी भी ये क्वेश्चन रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है क्वेश्चन, कारण क्या है कि ऊपर x लगा है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, ऊपर उधर वाला तो हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है इसकी कैलकुलेशन की, ठीक। तो इसमें क्या होता है, किसी एक पार्ट को हल करते हैं, एक पार्ट को साइलेंट कर लेते हैं। जैसे हमने इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व करना चाहा, तो इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पार्ट लेते हैं। तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन पार्ट की अगर बात करते हैं तो इसका जो सिंपलेस्ट पार्ट है वो क्या है वो चेक कर लेते हैं। एक तो मेथड ये है कि जैसे आप इसी का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए, एक मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप क्या करते हैं कि cos x को ब्रेक करते हैं, जैसे हम लोगों को मालूम है कि 1 प्लस कॉस एक्स हमेशा हाफ एंगल में टूटता है, तो ये हो जाएगा, जब हाफ एंगल में तोड़ोगे तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 प्लस और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये फाइनली ये इस तरह से हो जाएगा, अपॉन में 2 ऐसे लगा रहेगा 1/2 और x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, उसे ऐसे बना रहने दीजिए, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगर आपको लगा कि उसको भी सिंप्लीफाई करना तो वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 प्लस कॉस एक्स dx, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, खंड सा समाकलन कहते हैं, आप सबको मालूम है, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो करना क्या है कि आईलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे, जब आईलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ILATE, ध्यान दें, ILAT, आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एल्जेब्रिक टर्म। कौन पहले आ गया, एल्जेब्रिक, ए एल्जेब्रिक कौन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सेकंड हो गया। जब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर रहे थे तो फार्मूला अप्लाई करते समय क्या हुआ कि 1/2, ध्यान से देखिएगा, अब पहला फंक्शन कौन है, एल्जेब्रिक टर्म है, तो ये साइलेंट चला गया। दूसरे का क्या होना है, इंटीग्रेशन होना है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सबको पता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या होता है tan x बाई 2, एक 1/2 एक्स्ट्रा होगा, उस 1/2 को बाहर ले जाएंगे। तो जब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और फिर अभी ये फार्मूला खत्म नहीं हुआ है, ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इसके बाद दोबारा फिर से इंटीग्रेशन, ध्यान रहे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और साथ में dx और पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है।
अब आपका ब्रैकेट बंद। अभी ये हिस्सा हमने नहीं हल किया है, इसको ध्यान रखना है। तो जब इसके सेपरेट रखा गया है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे तो 1/2, ध्यान से देखें, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर बाई टू लगा है, एक्स बाई टू। आपको पता होना चाहिए जब एक्स बाई टू लगा है, इसका मतलब टी जब लेंगे तो यहाँ पर dx अपॉन 2 और ये dt है, तो यहाँ पर dx इक्वस टू 2 dt, यानी कि एक 2 एक्स्ट्रा बाहर आना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 tan x बाई टू प्लस, सॉरी माइनस, ये x का 1 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 इंटीग्रेशन में tan x बाई टू dx। ठीक है, साथ में कौन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक, कौन लगा हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर और सरल कराते हैं, जब और सरल कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, 2 कॉमन लेके कैंसिल, ये हटा दीजिए, यहाँ पर आएगा x tan x बाई टू। और अब इसका ध्यान दीजिए कि tan x बाई टू, आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन में tan x का या x बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log sec x। ठीक है, तो बाई टू का क्या होगा, एक 2 और ले लीजिए बाहर, एक 2 बाहर लेंगे तो log sec x बाई टू, ये ध्यान रहे। तो एक 2 तो बाहर चला गया और उसके बाद ये इंटीग्रेट होकर आएगा log sec x बाई टू। ये इतनी कैलकुलेशन केवल एक हिस्से की है। दूसरा हिस्सा सिंपल है, जैसे sin x को आप जब ब्रेक करोगे तो sin x को जब हम लोग ब्रेक करेंगे 2 sin x बाई टू cos x बाई टू, यहाँ से ऑलरेडी 2 cos स्क्वायर x बाई टू आ रहा होगा तो एक कैंसिल, तो ये tan x बाई टू का केस। इसका मतलब है कि इसका ये इतना हिस्सा जो आ रहा है वो कैंसिल है। अब ये दो पार्ट का जो कैलकुलेशन है कैंसिल है, तो शेष बचा हुआ हिस्सा x tan x बाई टू। तो अब आप देखिए x tan x बाई टू कहीं पर है आंसर नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बहुत ध्यान से देखिए, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे ही फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, लिमिट का यूज करेंगे, तो ये डिफरेंट टाइप होगा। जब ये डिफरेंट टाइप होगा तो इसमें क्या कर लेंगे, ऊपर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और नीचे चेंज हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये वाला हो जाएगा पाई एक्स। तो फाइनली दोनों एलसीएम के एक ही होंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 2i, तो 2i इक्वस टू क्या है, जब ऐड होंगे तो ये कैंसिल कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन में आएगा 0 टू पाई बाई टू 1 dx। अब 1 का क्या होता है x, अब x पर जब लिमिट लाएंगे पाई बाई टू, 2 एक और दे देंगे पाई बाई 4। आंसर कौन सा आ रहा है, पाई बाई 4। तो आंसर नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। जैसे हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। थोड़ा सा इसको यहाँ पर सेपरेट किया जाए, जब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरह दिखने लगेगा। जैसे dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स, बहुत ध्यान से देखिए y कॉमन है तो 1 प्लस एक्स, जब y कॉमन ले रहे हैं तो 1 प्लस एक्स। अब क्या है कि 1 प्लस एक्स भी कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस वाई। ठीक, अब क्या है, y को दे दें और x को दे दें। जब y को y, x को x देंगे तो ये इंटीग्रेशन में आएगा 1/1 प्लस वाई डी वाई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स और साथ में dx। इसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों को सबसे सरल लगेगा कि 1/1 प्लस वाई मतलब लॉग का केस है, ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता है, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन है आपका आंसर इसका, log 1 प्लस वाई। log 1 प्लस वाई कितनी बार दिया गया, 2 बार दिया गया है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें से सिलेक्ट कौन सा करना है। जैसे तीसरा नंबर हमें दिख रहा है, चौथा नंबर दिख रहा है, तो चौथा नंबर हमारा मिल रहा है और चौथा नंबर आंसर करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड है और इसका आंसर मोस्टली सबको याद भी रहता है। ठीक, यहाँ पर जैसे दिया है ए वेक्टर आई कैप का स्क्वायर मॉड ऑफ स्क्वायर है, ए वेक्टर जे कैप का मॉड ऑफ स्क्वायर, ए वेक्टर के कैप का मॉड ऑफ का स्क्वायर। तो मोस्टली हम सबको पता है इसका आंसर 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये चेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि अगर वेक्टर ए एक्स आई वाई जे जेड के है, ठीक है, इस टाइप से ये वेक्टर की कंडीशन है। अगर हम इसको ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ करेंगे, आई कैप के साथ, तो आपको पता है कि आई क्रॉस आई ये हट जाएगा। ठीक है, तो कौन बचेगा, वाई जे और जेड के। फिर इसने कहा मॉड, जब आप मॉड लगाते हो तो आपको पता है, अच्छी तरह से पता है कि ये अंडर रूट में जाएगा और अंडर रूट में ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। फिर अब स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस आई का स्क्वायर होगा, वो होगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, जब इतना आया तो इसी तरह अब सबके आएंगे। जैसे हमने देखा कि ए आई था तो आई था तो एक्स नहीं आया, तो जे होगा तो कौन नहीं आएगा, वाई नहीं आएगा। फिर देखिए तो उसमें जब वाई नहीं आएगा तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद क्या है, के होगा तो कौन नहीं आएगा, जेड नहीं आएगा, तो फिर कौन आएगा, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएंगे। अब ऐसे केस में क्या है कि अगर इन सबको ऐड करते हैं तो ये सब डबल हो जाएंगे, यानी कि 2 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब क्या करना है कि ये कहाँ पर आता है, मॉड निकालने पर आएगा। जैसे ए वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के है, इसका मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर जब इधर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर नंबर 2, जो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था 2 है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि कैसे 2 है। आप लोग आंसर नंबर 2 लगाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। कह रहा है 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से छोटे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब जब भी कभी 2 पासा हम लोग फेंकेंगे तो 2 पासे के केस में क्या है कि हम लोगों को पता है कि 2 पासे की फेंक में टोटल नंबर ऑफ जो कंडीशंस होंगी NS जिसे कहते हैं, वो हो जाएंगी आपकी 36, क्योंकि एक पासे में 6 होती है तो 2 पासे में 36। कह रहा है पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से छोटे होने की प्रायिकता। जब 2 पासे फेंकेंगे तो पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से छोटी होगी। मान लो इसकी 36 इवेंट होती हैं। अब इन 36 इवेंट में आप सब लोगों को पता है कि वो कौन कौन सी इवेंट होती हैं, और साथ में ये रखना है कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से छोटी हो। जैसे हम लोग 36 इवेंट में देखते हैं, मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक, फिर ऐसे लिखते चले गए तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो इसमें तो बराबर आ जाएंगी, एक केस छोड़ दीजिए। अब बचे कितने, 5 केस। 5 केस में क्या है, अब मान लो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, फिर इसमें 1। तो कह रहा है पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से कम हो। तो दूसरे पासे की संख्या पहले पासे की संख्या से अगर कम है तो यहाँ पर देखिए 5 केस पहले ही मिल रहे हैं। ठीक, फिर ऐसे दोबारा गए, दोबारा जब जाएंगे तो फिर से हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, फिर से क्या हुआ, यहाँ पर क्या आया 3 4 5 6, एक एक घटता जाएगा 1 2, ठीक। तो पहले क्या मिला 5, फिर क्या मिला 4, फिर क्या मिलेगा 3, फिर क्या मिलेगा 2, फिर क्या मिलेगा 1। तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, ठीक है। तो अब अगर हम 15 केस देख रहे हैं तो 15/36, जब 15/36 का केस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा, जैसे 3 से डिवाइड करें तो 5 बार जाएगा, इसको
तो हम लोग चेक करें क्या ऐसा कोई आंसर है आंसर नंबर 4 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है। जैसे कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है उसमें बहुत कम टाइम लगाइए। ये cos 2 का केस है, यानी कि हम सब लोगों को पता है कि cos 2a बराबर एक फॉर्मूला होता है, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या है, ए क्या है 15 डिग्री है, तो cos 15 इंटू 2 cos 30 की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, √3/2 होती है। आंसर कौन सा आएगा, 3rd। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर, √13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, ठीक, तो सबसे छोटा कोण अगर इसको थोड़ी देर के लिए ए बी सी, ठीक, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक है cos A, दूसरा है cos C, ठीक, जो एंगल है वो A और C के बीच में ही रहेगा। अब जब बात करेंगे फार्मूले की, फार्मूला क्या रहेगा, जैसे फार्मूला होता है cos A के केस में b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। चेक करते हैं जरा, तो b स्क्वायर c स्क्वायर, तो b स्क्वायर का केस क्या है 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16, 48 आ जाएगा। जब 14 आ गया तो प्लस साथ में क्या है c स्क्वायर, c स्क्वायर क्या है 13 हो जाएगा, रूट हट जाएगा केवल, और माइनस a स्क्वायर, a क्या है 49 अपॉन फिर क्या है 2bc में क्या है 4√3 इंटू 13, तो 39 हो जाएगा, 4√39। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इससे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है। इसके बाद आते हैं cos C के केस में क्या है कि आपको जो वैल्यू है c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। अब इस केस में क्या है, इसको जरा देखते हैं, इसमें जो हम लोग एंगल देखेंगे वो आपका क्या हो रहा है, आपका जो एंगल है वो आ जा रहा है a स्क्वायर, a का 49, फिर इसके बाद b स्क्वायर का क्या है 16 इंटू 3 48, फिर क्या है माइनस c की वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो केवल 13 ही रहेगा अपॉन 4 इंटू ए बी में क्या है 7 चौको 28, तो 4√3 और साथ में a है 7 और साथ में एक संख्या और आएगी 2, तो 7 चौको 28, दूना 56, 56√3। अब जरा इनको कैलकुलेट करते हैं, 48 और 13, ठीक, तो 49 में से एक कम कर लीजिए, माइनस का 1, तो यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 4, 39, ये कैंसिल कर लें, 3/39, यहाँ पर क्या है इसको जब सरल कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि 13 कम कर लें, तो 48 में 13 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 में से 3 गया 5, और तो 35, 49 प्लस 35, 49 प्लस 35 अपॉन 56√3। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो भी एंगल आएगा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स 2x। हम आपको बता दें कि tan इनवर्स 2x की वैल्यू क्या होती है, यानी कि tan इनवर्स में जो फार्मूला होता है उसकी वैल्यू क्या होती है उसे हमें पता होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x यानी कि 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब ये अपॉन में दिया हुआ है, तो अपॉन के केस में जब सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने वैल्यू पुट की, जब वैल्यू पुट की तो क्या हुआ, हमको यहाँ पर
tan 0 की वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0/0 का केस दिख रहा था। जब ये 0/0 का केस दे रहा था तो इसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी आई, मान लीजिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने आते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x का क्या हो गया 1, ठीक है, tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 1 + 4x², साथ में 2x का भी डिफ्रेंशिएशन, तो 2x का x कैंसिल होकर के 2 आएगा, तो एक इंटू में 2 लगा रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² + 1 और साथ में क्या है x/2, ठीक। जब हम लोग इसको सरल करते हैं तो सरल करने पर हमको वैल्यू क्या मिलती है 4x³ और x/2। अब हम जब 0 रखेंगे तो 0/2 आ रहा है, तो 0 इसका आंसर बन रहा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा और इसका आंसर नंबर फर्स्ट है। आप सभी लोगों का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत मेहनत करिए और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारी कोचिंग देती है, इसलिए निरंतर लगे रहिए आप सभी लोग। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।